स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपसे हम लोगों ने कहा था कि आपकी क्लासेस जो हिंदी में होंगी वो सेपरेट लैंग्वेज में होंगी, और उसी के थ्रू आज हम लोग लेके आए हैं MOS यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस यांत्रिकी की वीडियो हिंदी लैंग्वेज में। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पे जो इतना सपोर्ट किया है, जो इतना प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और इसके अलावा आज हम लोग अपना शुरू करते हैं ये अपना नया सेशन, एक नया क्लास, एक बार फिर से ठोस यांत्रिकी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसा कि इसके नाम में ही दिया हुआ है ठोस और यांत्रिकी, ठोस और यांत्रिकी से मिलकर बना हुआ है। ठोस तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं ठोस क्या होता है, जिसका कि शेप और साइज़ डिफिनिट होता है, यानी कि आकार और आकृति निश्चित होती है। इसके अलावा इसको अगर और ज़्यादा मैकेनिकल के लैंग्वेज में देखें तो इसके क्या होते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, अंतरा आणविक आकाश जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और अंतरा आणविक बल जो होता है वो काफ़ी टाइटली बाउंडेड होते हैं, यानी बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रति रिलेटिव मोशन नहीं करते हैं। बट अगर हम यांत्रिकी की बात करें तो यांत्रिकी क्या है? आप लोगों में से बहुत लोगों ने जो मैकेनिकल के और सिविल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने स्टडी किया होगा पिछले सेमेस्टर में, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट स्टडी किया होगा सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत। वो सब्जेक्ट था हमारे यहाँ यांत्रिकी का। यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी एक विज्ञान की शाखा है। जैसे विज्ञान की कई शाखाएँ हैं, जैसे विज्ञान की एक शाखा है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वैसे ही यांत्रिकी भी विज्ञान की एक शाखा है जो कि फिजिक्स के अंदर सब कैटेगरी के रूप में डिवाइड की गई है। और यांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं कि यांत्रिकी के अंतर्गत किसी भी पिंड पे लगने वाले बल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अगर हम आप इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसका डिफिनीशन हम सीधा क्या लिखेंगे कि यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पिंड पे लगने वाले बल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके लिखते हैं डिफिनीशन, इसके लिखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पिंड पे लगने वाले बल एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो हमारा ये सब्जेक्ट है, जो मेनली MOS या सिविल में बात कर ले तो SOM यानी सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, दोनों में क्या है, ये यांत्रिकी की ही एक ब्रांच है, यानी कि मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है। अगर हम बात करें तो जो जनरली टर्म्स होंगे वो आप लोगों के लिए इंग्लिश में होंगे, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे कि जो टेक्निकल टर्म्स है जैसे स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, टफनेस है, ऐसे शब्दों को अगर हम हिंदी में बोलने की प्रयास करें तो काफ़ी सारे बहुत जटिल शब्द हो जाएंगे, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि वो सारे शब्द इंग्लिश में ही करेंगे। अगर ये देखें तो ये यांत्रिकी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि बल के लगने का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, अगर इसके ऊपर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसका मास है अगर 10 kg, तो अगर हमसे पूछ दे कि एक्सेलरेशन क्या है तो हम क्या करेंगे, यांत्रिकी के अंतर्गत ही तो अध्ययन करते हैं, तो बता देंगे कि हम जैसे कि हम जानते हैं हम सभी F = ma, तो A = F/m, यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो ये क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें कि यांत्रिकी के कितनी शाखाएं हैं, तो यांत्रिकी को भी फिर से अब इसके सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और इसकी कैटेगरीज हैं 3।
पहली कैटेगरी कौन सी है? मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी, रिजिड बॉडी। दूसरा क्या है? मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। और तीसरा है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप यहाँ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं और 1 साल की पढ़ाई कर भी चुके हैं, तो ये जो जनरली टर्म्स होंगे उनको आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो कि आपके हायर स्टडीज़ में बहुत सारे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर रिजिड बॉडी की बात करें तो इसको अगर हिंदी में कहेंगे दृढ़ पिंड। अगर हम इसको यहाँ पे लिखें या फिर कहीं भी लिखें तो काफ़ी वो क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डिफॉर्मेबल मतलब भंगारुक बॉडी, ऐसा ही करना पड़ेगा कुछ। लेकिन अगर हम बात करें रिजिड बॉडी की, तो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी मतलब अगर इन जनरल सेंस समझने का प्रयास करें तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप कितना भी बल लगा ले वो टूटे ना। इन प्रैक्टिकली आप लोग तो ये भी जानते होंगे कि रिजिड बॉडी कभी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि किसी ना कोई भी ऐसी बॉडी होगी जो प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट करेगी, उसके ऊपर हम जैसे ही बल लगाएंगे वो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर हम यही बात करें, एक एग्जांपल लें कि जैसे कि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और वेट मास है 10 kg, तो क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। हम जब भी ऐसा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये तो पढ़ते नहीं है कि अगर हमने इस पर बल लगाया तो तुरंत ये टूट जाता है, ऐसा तो पढ़ते नहीं है। यानी कि हम जितनी भी अपनी शुरुआती वाली जो स्टडीज़ करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के अंतर्गत। यानी सारी बॉडीज़ को क्या मानते हैं हम, रिजिड बॉडी मानते हैं, यानी कि एक दृढ़ पिंड मानते हैं। इन जनरल सेंस बात करें तो क्लास का वो लड़का जिसको सुधारने के लिए टीचर बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, फिर भी वो लड़का सुधरता नहीं है, वो लड़का ये मान चुका है कि वो नहीं सुधरेगा, तो वो हो गए रिजिड बॉडी के अंतर्गत आते हैं। वो भी एक रिजिड स्टूडेंट है, वो अपने आप को बदलने का प्रयास करने ही वाला नहीं है। डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करें तो डिफॉर्मेबल बॉडी यानी कि वो बॉडी जिसके ऊपर की बल लगाने पे क्या हो कि वो बॉडी टूट जाए। अगर इन जनरल सेंस बात करें कि जितने भी प्रैक्टिकली चीज़ें एग्जिस्ट होती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ईंट है, ईंट के ऊपर आप हैमरिंग करेंगे यानी कि हथौड़े से उसके ऊपर अटैक करेंगे, हथौड़े से उसके ऊपर आघात करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो इन जनरल सेंस में जितनी बॉडियाँ एग्जिस्ट करती हैं वो क्या होती हैं, वो सारी बॉडियाँ होती हैं डिफॉर्मेबल बॉडी, क्योंकि टोटली रिजिड बॉडी आज तक कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरा हमारे यहाँ एक शब्द है फ्लूइड। फ्लूइड से जनरली हम क्या जानते हैं कि फ्लूइड मतलब लिक्विड। इन जनरल सेंस की फ्लूइड मतलब हम लिक्विड जब आज तक पढ़ते आए हैं, बट फ्लूइड मतलब लिक्विड नहीं। फ्लूइड जैसे ही हमको कहा जाए तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि गैस प्लस लिक्विड, ये होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम फ्लूइड का मानते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड प्लस गैस। आगे चलते हैं हम। आगे अगर बात करें तो डिफॉर्मेबल बॉडी की अगर हम बात कर रहे थे तो डिफॉर्मेबल बॉडी पे ऑलवेज नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स यानी कि कुल बल जो कार्य करेगा इसके ऊपर वो सदैव शून्य रहेगा, शून्य। ये कैसे होगा, रुकिए आपको अभी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है एक बॉडी, इसके ऊपर लग रहा है इधर से 10 न्यूटन, इधर से लग रहा है 6 न्यूटन। ये बॉडी क्या कभी डिफॉर्म होगी या टूटेगी? कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि अगर 6 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, 10 न्यूटन इधर, तो टोटल फोर्स जो रिजल्टेंट होगा यानी परिणामी बल जो होगा 4 न्यूटन इधर की तरफ लगेगा, यानी कि 6 न्यूटन को कैंसिल करके 4 न्यूटन इधर की तरफ। अगर दूसरा कंडीशन ले एक हम, मान लीजिए कि इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग गया 20 न्यूटन, ये भी टूटेगी? बिल्कुल नहीं टूटेगी, क्योंकि कुल परिणामी बल जो होगा वो 10 न्यूटन इधर की तरफ हो जाएगा, टूटेगी ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्हीं दोनों को हटा के अगर ऐसी एक कंडीशन हो कि जिसके अंतर्गत इस बॉडी पे 10 न्यूटन इधर की तरफ भी लगे और 10 न्यूटन बल अगर इधर की तरफ भी लगे, तो ज़रूर ये बॉडी बीच से क्या होगी, शियर अप होना स्टार्ट कर देगी, यानी टूटना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी इस पर अब परिणामी बल क्या होगा, शून्य।
शून्य होगा जब परिणामी बल, तो इन जनरल सेंस आप भी जैसे सोच सकते हैं कि अगर दोनों तरफ से आदमी बराबर बल लगा के खींचे दोनों की तरफ, तो क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में यही होगा कि बीच से फाटना स्टार्ट हो जाएगा या टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने इस सब्जेक्ट पे। इस सब्जेक्ट की हमको ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम एक बिल्डिंग बनाते हैं या एक मशीन बनाते हैं, हमें मान लीजिए कि ये ही नहीं पता है कि ये मशीन कितने टाइम तक चलेगी। हो सकता है 200, 300, 400 सालों बाद तक उस पर लेबर्स काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तब तक उसके जो अंदर का मटेरियल है वो खोखला हो गया है, ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, और ऐसे ही टूट जाती है तो क्या होगा? बहुत बड़े पैमाने पे एक जान माल की क्षति हो जाएगी। मान लीजिए कि हम जिस बिल्डिंग में हैं, ये बिल्डिंग अगर 500 सालों बाद तक यहाँ पे कोई आ जाए और कोई ऐसे ही रहे, तो फिर क्या होगा? ये बिल्डिंग टूट जाएगी। वो हो सकता है कि उसके जान माल का नुकसान भी हो जाए। तो इसीलिए हमें ये ठोस यांत्रिकी की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम ये पता लगा सकें कि इस मशीन की कैपेसिटी कितनी है, इस पदार्थ की कैपेसिटी कितनी है, ये हार्ड कितना है, ये टफ कितना है। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाने के लिए हमको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, जिसका नाम है ठोस यांत्रिकी। अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या करेंगे? पदार्थ का अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के बारे में तो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा। पदार्थ मतलब क्या कि जनरल सेंस बात करें, जो 9th 10th के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सबसे पहले पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। यही ना? जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो पदार्थ है। ठीक। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि पदार्थ क्या होता है, कि अगर हम एकदम बेसिक लेवल से देखें तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी भी बिल्डिंग के बनने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जैसे ईंट। वैसे ही पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम, यानी कि परमाणु। और परमाणुओं से मिलके क्या बना हुआ है? अणु। परमाणुओं से मिलकर तो अणु बना हुआ है, और अणुओं के मिलने से क्या बना हुआ है? कोई भी पदार्थ। यानी कि पदार्थ क्या है? पदार्थ एक अणुओं का समूह है जो एक निश्चित रूप अथवा निश्चित आकार में सजे हुए हैं। यानी कि अणु क्या होते हैं? एक दूसरे से जैसे ही क्या होंगे? बन जाएंगे एक दूसरे से। आप सभी में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो इनके बीच की जो दूरी होती है, एक अणु से, परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच की, उसको क्या कहते हैं? दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का जो हाफ होता है उसको कहते हैं अंतराणविक आकाश। और अगर दोनों एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं तो वो अंतराणविक बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो अगर परमाणुओं का समूह एक निश्चित रूप में सजा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। अब पदार्थ की बात करें तो पदार्थ की हम अगर क्वालिटीज़ देखें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक पदार्थ क्या है और उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमको उस समय क्या सबसे पहले ये पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कि उसकी सामर्थ्य कितना है। अगर मान लीजिए कि इस बिल्डिंग के ऊपर अगर हवाई जहाज़ लैंड करा दिया जाए तो क्या होगा? ये बिल्डिंग गिर जाएगी। इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको उतनी मजबूती से नहीं बनाया गया है कि उतना लोड ये वियर कर सके या उतना लोड ये ग्रहण कर सके। तो वैसे ही सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहली कंडीशन आती है स्ट्रेंथ, यानी कि सामर्थ्य। ठीक। सामर्थ्य की अगर हम बात करें तो सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब इन जनरल सेंस बात करें तो इन लोकल समझने के लिए हम लोग क्या मान लेंगे कि स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है? औकात, कैपेसिटी। मतलब आपका टोटल पावर कितना है, ये उसको किसी भी चीज़ को उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। जैसे कि अगर स्ट्रेंथ को दूसरे टर्म्स में डिफाइन करें तो क्या होगा कि बिना असफल हुए किसी भी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया सर्वाधिक लोड, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। यानी कि अगर इसकी डिफिनीशन लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा कि बिना असफल हुए
किसी भी पिंड द्वारा ग्रहण किए जाने वाला अधिकतम लोड को या तो ऐसे लिख दीजिए या लोड को दूसरे टर्म्स में क्या है, भार लिख सकते हैं, अधिकतम भार। यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, मतलब मान लीजिए इन जनरल सेंस अगर समझने की कोशिश करें तो आप आज तक अपने किसी भी पहले वाली क्लासेस में किसी भी क्लास में फेल नहीं हुए हैं। तो यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर आप चल के डिप्लोमा में पूरी तरह से पास हो जाते हैं, बीटेक कर लेते हैं या आप जाके एमटेक में फेल हो जाते हैं, तो लोग क्या जनरल सेंस में बात करेंगे कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेसिटी है एमटेक तक। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो हाई स्कूल में ही फेल हो गया हो, आपके गांव का कोई ऐसा लड़का हो जो पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड ना हो, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है बस हाई स्कूल तक। और उसका मतलब स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है, बस हाई स्कूल तक है। और आपकी ताकत कितनी हो गई, एमटेक तक हो गई। इन जनरल सेंस स्ट्रेंथ आप लोग बहुत सारे देखते होंगे, अगर क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें क्या दिखाता है, एक स्ट्रेंथ दिखाता है, यानी कि इसका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो हो गया स्ट्रेंथ। दूसरी बात करें तो दूसरा चीज़ आता है, दूसरी किसी भी चीज़ पदार्थ का आता है क्या, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, प्रत्यास्था वो गुण है पदार्थ का जिसके द्वारा अगर किसी भी पदार्थ के ऊपर अगर बल लगाया जाता है, तो इसके ऊपर मैं बल लगाऊंगा तो क्या होगा, ये कभी भी फैलेगा नहीं। लेकिन अगर यही इलास्टिक मटेरियल होता, यानी कि इलास्टिक मटेरियल होता, तो ये क्या होता कि इसके अंतर्गत खिंचाव हो जाता, कि बिना टूटे हुए अगर किसी भी पिंड के ऊपर बल लगाया जाता है तो उसके स्थिति में परिवर्तन हो जाए बिना टूटे हुए, और जैसे ही बल को हटाया जाए वो अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त कर ले। ऐसे पदार्थ के किसी भी गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा, लिखते हैं इसका डिफिनीशन, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके शेप मतलब आकार, हिंदी में ही लिखते हैं, उसके आकार एवं आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाए। अगर कोई बाह्य बल लगाया जाए और पुनः वो अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त कर ले, अगर बल हटा दिया जाए। हटाया जाए, जैसे ही मतलब बल हटा दिया जाता है तो क्या होता है कि वो अपनी पुनः वाली पहले वाली स्थिति को एक्वायर कर लेता है। अब जैसे कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो क्या करते हैं आप, टीचर जैसे ही आपके सामने दिखाई देते हैं तो आप ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आप एकदम सबसे शरीफ लड़के हैं, आपसे ज़्यादा शरीफ कोई हो ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके सामने से टीचर हट जाते हैं, मतलब आप अपने पुराने वाले कैरेक्टर में आ जाते हैं कि आपका पुराना वाला कैरेक्टर कैसा था। तो वो एक जस्ट एग्जांपल है इलास्टिसिटी का। एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मतलब कहते हैं नहीं, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती,
तो वो क्या है, उसके ऊपर जैसे ही बाह्य बल लगाया जाता है वो सीधा हो जाती है, और जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो फिर से अपनी पुनः वाली स्थिति में आ जाती है। इसको कहते हैं प्रत्यास्था। तीसरी आज की जो लास्ट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, तो वो क्या है, प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिकता। अगर आप लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में जितने भी टर्म्स आते हैं वो काफ़ी उल्टे सीधे होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी से मैं इलास्टिसिटी की तरह ही, यानी कि अगर बल लगाया जाए लेकिन उसमें क्या हो, परमानेंटली चेंज हो जाए, या और लेकिन वो टूटे ना। मतलब अगर एक टीचर को देख के एक स्टूडेंट क्या है वो चेंज हो जाता है परमानेंटली, लेकिन वो भी क्या, खराब की तरफ नहीं बल्कि अच्छाई की तरफ। वो टीचर के बार बार मेहनत करने पे क्या करे, अगर वो पढ़ना शुरू कर दे तो उसको क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। मतलब प्लास्टिसिटी क्या है कि अगर आप एक बॉडी पे बल लगा रहे हैं तो ये क्या हो, परमानेंटली चेंज हो जाए। अगर हम लोग इलास्टिक में लगाते थे तो इसका शेप यहाँ तक आता था, मान लीजिए यहाँ तक आता था, यहाँ तक आता था, लेकिन जैसे ही हम लोग हटा लेते थे बल तो क्या होता था, फिर वहीं चला जाता था, फिर वही शेप हो जाता था जैसे ही बल हटा लिया। लेकिन इलास्टिक में क्या है कि जैसे ही हमने इसके ऊपर से बल हटाया प्लास्टिक में, तो अगर ये खींच के यहाँ तक आ गया था तो फिर यहीं तक रहे, यहाँ से बल हटाने के बाद भी इसके अंतर्गत परमानेंटली चेंजेस आ जाए और ये बड़ा हो जाए, लेकिन ये कभी टूटे ना। यानी कि इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि वह गुण जिसके कारण पदार्थ के बिना टूटे उसके अंतर्गत परमानेंटली यानी कि अस्थायी रूप से परिवर्तन आ जाए। यानी कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जब भी पदार्थ के ऊपर, जब कभी पदार्थ के ऊपर बाह्य बल लगाए जा रहे हो तो उसकी स्थिति में क्या हो, परमानेंटली चेंज हो जाए, लेकिन वो कभी टूटे ना। तो उसकी स्थिति में अस्थायी रूप से, उसकी स्थिति मतलब स्थिति से क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोगों का शेप और साइज से मतलब है, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज की हिंदी आप लोगों को पता होगी, आकार एवं आकृति में अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए। बिना टूटे हुए। ये आप लोगों के लिए परमानेंटली नोट्स नहीं है, परमानेंटली नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, बट आप लोगों को ये एक समझाने के लिए ये सब लिखा जा रहा है कि पदार्थ का वो गुण है जिसके द्वारा क्या हो कि उसके शेप और साइज में क्या हो, परमानेंटली चेंजेस आ जाएं, बट क्या हो, वो कभी टूटे ना, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। आज हम लोगों ने इतना कवर किया, बट अगर एक बार आप अगर ये चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आगे की जो रेस्ट बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।